जो काम यूएस भारत के साथ नहीं कर पाया, वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ आसान था करना। तो उन्होंने कहा कि भई हम जीएमओ क्रॉप्स भारत को तो बेच नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब जो है सोयाबीन द जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वो अपनी गाय और भैंसों को भी नहीं खिलाते थे, अब वो बेच रहे हैं बांग्लादेश को। और यूनिस भी उसको प्यार से खरीदेंगे क्योंकि यूनिस के पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो सोयाबीन्स आर एसेंशियल फीड फॉर लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री सपोर्टिंग, पर ये इंसानों को खिलाने के लिए बेचा जा रहा है। बूस्टिंग यूएस बांग्लादेश सोया ट्रेड। बट न्यूज़ ये नहीं है जिसके लिए हम जुड़े हुए हैं। हम न्यूज़ किसी और चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं। अननोन गनमैन सागा जो अल्टरनेट मीडिया ने शुरू किया था, उसके बाद बाकी और यूट्यूबर्स ने भी स्टार्ट किया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अननोन गनमैन का सागा अभी अब एक दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा है और वो बड़ी मज़ेदार डायरेक्शन है। क्योंकि उनका खौफ ऐसा है कि ना सिर्फ जैश-ए-मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, जमात-उद-दावा हो या जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये छुप-छुप कर बिलों में बैठ रही हैं। जो भारत के दुश्मन थे, वो बिलों में बैठ रहे हैं। कभी जेल के अंदर ज़हर मिल जाता है, कभी अचानक से कहीं बैठे होते हैं और एक गोली आके निकल कर चली जाती है, कभी टक, टक, टक की आवाज़ आती है और 72 हुरों से मिलाप हो जाता है। इस तरीके के हमने तो खौफ इतना पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है कि अब वो निकल भागे हैं किसी और डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में भागे हैं वो और भी मज़ेदार है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दिस इज़ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैपनिंग एंड आई एम लाइकिंग इट। वी आर एन्जॉयिंग इट। आई एम श्योर सभी भारतीय भी एन्जॉय कर रहे होंगे। देखिए, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। अभी तक हम डिफेंस खेल रहे थे। ऑफेंस के जो रंग हैं, वो अलग ही रंग हैं। जी सर, ओवर टू यू। Namaskar, Gayatri. As always, very thankful to you for inviting me to your channel. As it is always at a short notice, but short notice में मजा जो आता है लंबे टाइम के बाद वो मजा नहीं आता है। और आपका जो तेजी रफ्तार से आप निकाल रहे हो पॉडकास्ट, उसके साथ कोप अप करके आपके एक्सपेक्टेशन लाइक में अगर आ सकता हूँ, उम्मीद है, कोशिश करूंगा आने के लिए। अगर कुछ कमी बेसी रह जाता है तो कोशिश करिएगा उसको आप कवर अप करने के लिए। जो पॉइंट आपने दिया है उसकी ताल्लुक रखता हुआ एक विषय ऐसा है, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। आपके शायद एक या दो पॉडकास्ट 2-3 दिन पहले मैंने ही खुद खुलासा किया था कि तुलसी गबार्ड का कॉल 2-3 दिन पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी के पास कॉल आया था। और बातचीत होने के बाद तुरंत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तीनों गए थे यूनिस से मिलने। यूनिस साहब के साथ 17-17 मिनट्स का इंटरेक्शन हुआ है। और उस इंटरेक्शन के बाद चंद एक चीजें हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये भी बात करेंगे अननोन गनमैन का जो कहानी है, ये भी बात करेंगे। लेकिन उस कॉल के बाद हमारे व्यूअर्स को मैं बताना ठीक समझता हूं। और जहाँ तक मेरे पास खबर आ रहे हैं, उम्मीद है ये पूरा एकदम 100% नहीं, उससे ज़्यादा भी यकीनन पूरा कंफर्म्ड इनपुट है। जाकिर नायक का जो विजिट था शेड्यूल बांग्लादेश को कैंसिल हो गया है। ये पहला खबर देना चाहता हूँ। साथ ही एक चीज और आया है कि अभी सिक्योरिटी अपैरेटस बांग्लादेश के अंदर इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और साथ ही यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, एक किताब लिखे द प्रिंट में, दीप हालदर एक किताब लिखे इंसाला बांग्लादेश। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि बांग्लादेश के अभी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो सीआईए का एक स्टूज है। ये एक कवर अप है। मेरा खुद का एनालिसिस यही है कि ये कवर अप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पहलू है। ये एक सारे नौटंकी करने वाले डीप स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनिस है। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। मेरा एनालिसिस कहता है कि ये केवल एक व्यक्ति है जो बांग्लादेश को एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड सोसाइटी या फॉरवर्ड लुकिंग देश की तरह वो ले जा सकते हैं। इनके बिना बांग्लादेश, आप मान के चलिए, एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बल्कि एक एक एक्सट्रीम वहाबी कल्चर के साथ बड़ा विशिएटेड काइंड ऑफ, जैसे आइसिस खोरसन वाला जो उनका प्रिंसिपल है, इस किस्म के रास्ते पे चलने वाले हैं। एक कैलिफेट बनने जा रहा है, रीजनल नहीं, एक नेशनल कैलिफेट बांग्लादेश के अंदर बनने जा रहा है। इसी के साथ में सिर्फ एक चीज और जुड़ा हुआ है, मैं कह देना चाहता हूं कि हाफिज सईद का जो एकम्प्लिस है, वो नाम आपको बताना चाहता हूं कि इब्तिसाम इलाही जाहिर। ये पाकिस्तान मरकजी जमियात अहले हदीस का एक सीनियर मेंबर है। ये पाकिस्तान को छोड़े नहीं है।
पाकिस्तान से रवाना होके बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं और कोमिला जो बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर एरिया के साथ साथ घूमते हुए कुछ रेकी कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने आंखों से देख के शायद कोई कैंप सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग दिलाने के लिए, शायद और कोई काम के लिए वो के साथ इरादा के साथ निकल पड़े हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ चीज मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं कि क्यों क्यों आ रहे हैं हफीज सईद का अगर रिश्तेदार या क्लोज एसोसिएट है। सबसे मजेदार चीज ये है कि जगह जगह बॉर्डर के साथ जो जुड़े हैं गांव हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो गांव है वो हिंदुस्तान की तरफ स्पिल ओवर हो रहा है, हिंदुस्तान के गांव बांग्लादेश की तरफ बड़े बड़े रैली कर रहे हैं वो, और रैली को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज करने की जो मदद कर रहे हैं वो पाकिस्तान का आईएसआई है। इस इस चीज को अब उस नजरिए से देखिए, कुछ 5-6 दिन पहले पाकिस्तान का जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल शाविर मिर्जा साहब थे, ये आए थे और शायद आप सभी आप एक देखे होंगे उनका एक सोवेनियर प्रेजेंट किया था यूनुस ने। उस सोवेनियर में एक ग्रेटर बांग्लादेश का पिक्चर था, ये आप देखे होंगे। वही जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे उनके लगेज में जब स्कैनिंग किया गया, उनके लगेज के अंदर से एक AK-47 मिलने का मेरे पास ये खबर आया है कि रिलायबल सोर्स से, और उससे आप अंदाज लगा सकते हैं ये AK-47 इतना सीनियर ऑफिसर उनके लगेज के साथ बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेश से वापस आते समय उनके लगेज के अंदर ये मिल रहा है। ये कोई सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं, कोई एक छवि एक पिक्चर पेंट हो रहा है। उसके साथ मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये जो अननोन गनमैन की कहानी जो मैडम ने अभी जिक्र किया है पाकिस्तान के अंदर, अगर उनकी फोटो अगर है गायत्री, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उनको दिखाइए एक फोटो। हाफिज अब्दुल सलाम अरीफ है ना, वो JUI को एक मानते हैं कि एक लीडर है, JUI का लीडर है जिसका नाम है अब्दुल सलाम अरीफ, और बाकी चीज जो है फोटो के नीचे लिखा हुआ है। ये कौन किया है, किस लिए किया, मुझे नहीं पता है। मैं अननोन गनमैन के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना मालूम है इनका एक गैंग वॉरफेयर हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खबर आ रहा है धीरे धीरे इंक्रीमेंटली, ये पाकिस्तान को छोड़ के अभी बांग्लादेश को केंद्र बिंदु बनाना शुरू कर दिया है, एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, जहां पे ना सिर्फ हुजी वाले आके मौजूद हैं, वहां पे हमास के भी मिलेंगे, हिजबुल्लाह के भी मिलेंगे, और सो मच सो टर्की के भी कुछ ग्रुप्स आके मौजूद होने लगे हैं वहां पे। टर्किश का एक एनजीओ है, और एनजीओ जो है वो ट्रेनिंग देता है सोशल एक्टिविटीज के ऊपर, उसके साथ कतार के भी एक ग्रुप है। ये सारे ग्रुप इकट्ठे होने लगे हैं और बड़े रकम का कुछ एक प्लान करने जा रहे हैं। क्या प्लान है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। मैं यहीं पे एक हाईलाइट और भी करना चाहता हूं, तुलसी गवाड का जो कॉल है इसको हल्के से मत लीजिए। इनके साथ जुड़े हुए हैं तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका नाम है पॉल कपूर, ये दिल्ली में उनका एजुकेशन हुआ है और यूएस से सिटीजन है अभी। ये दोनों मिल के अभी बांग्लादेश के ऊपर काफी कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। वो कड़ा एक्शन क्या है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, इनके जरिए से अभी थोड़ा सा छवि आपको बदलते हुए नजर आएगा। लेकिन इसके साथ आप ये भी खबर रखिए, आपके चैनल के थ्रू मैंने ये बताया था कि यूनुस का अभी आज के दिन में प्लानिंग वही है, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहता है, वो इस्लामिक कैलिफेट को एस्टेब्लिश करना चाहता है, जैसे ईरान से और भयानक काफी खतरनाक चीजों के साथ, वायलेंट एक्टिविटीज के साथ। उनका मुद्दा यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्टिवेट कहाँ का, उनका टोटल जो है मेरे खबर के मुताबिक 9 कैंप है, 9 में से ISI 2 ले रखा है, जहां पे लश्कर तैयबा और जो मुजाहिद हैं ये दोनों वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग के दौरान उनको टैक्टिक्स के अलावा स्मॉल आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स, ग्रेनेड लॉबिंग और साथ ही ड्रोन वॉरफेयर इसकी सिखलाई दी जा रही है। और हाइब्रिड वॉरफेयर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट, जिस तरह हमास ने ब्लैकआउट किया था कहां पे, इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को 6:30 से लेकर 6:50 के बीच में, और इसमें जो हमला के उन्होंने किए थे, जो दिखाया था मल्टी डोमेन ऑपरेशन, इसकी तैयारी चल रही है। और साथ ही ISI एक कोशिश कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको है बोलते हैं कि महाजिर रेजिमेंट। ये महाजिर रेजिमेंट
क्या है महाजिर रेजिमेंट? महाजिर रेजिमेंट बांग्लादेश में सबको शायद पता होगा कि करीब करीब 600,000 यानी कि हमारे एक्सप्रेशन में 6 लाख बोलते हैं, 6 लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज आज के दिन में मौजूद हैं। ये स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज का एक उन्होंने लिस्ट बनाया, नॉमिनल बनाया है और एक एक करके अकाउंट किया है। ये जो 6 लाख के जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज हैं बांग्लादेश के अंदर, इनमें से छांटे हुए जो यूथ है उसको फिजिकल टफनेस, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद मोटिवेशन लेवल देखने के बाद छांटे हैं उन्होंने, और छांट के ये रोहिंग्यास का जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको जोड़ के महाजिर रेजिमेंट बना रहे हैं। एक रेजिमेंट के अंदर खूब सारे बटालियंस होंगे और हर बटालियन का नफरी 700 से 800 होगा। ये एक खबर है। एक खबर और भी दे देना चाहता हूं कि करीब 8,850 5 अलग अलग ग्रुप 31 दिसंबर तक, ये जो 5 अलग अलग ग्रुप 8,850 मल्टीप्लाई करिए 5 से, करीब 40,000 से ज्यादा होंगे। ये भी एक ग्रुप बन रहा है। उनका केंद्र बिंदु होगा रेडिकलाइजेशन, उसके बाद वायलेंट एक्टिविटीज अलोंग बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर, एंड पर्टिकुलरली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंडिया के जो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन ये सारे जगह में रेडिकलाइजेशन के अलावा काफी वायलेंट एक्टिविटीज को फैलाने की इनका इरादा है, और साथ में धीरे धीरे हिंदुस्तान के जो हिंटरलैंड के अंदर वो प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मेरे पास ये खबर है, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो किताब लिखा है दीप हल्दर साहब, द प्रिंट, ये किताब का नाम है इंशाअल्लाह बांग्लादेश। अगर इसको पढ़ेंगे, ये एक सेंसेशनलाइजेशन, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मेरे को नहीं लग रहा है कि सच्चाई है। इन्होंने बांग्लादेश की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, उन्होंने CIA का स्टूज बना रखा है। सारे जो काम यूनिस कर रहे हैं ये इनके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की है, और शेख हसीना और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी के बीच में एक भेदभाव सृष्टि करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दरार का फायदा उठाते हुए इस्लामिक रिपब्लिक को आगे बढ़ावा दिया जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे पास ताजा खबर इतना था। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बारे में बता रहे हैं, हाँ, हिंदुस्तान कभी नहीं लेगा। ये जो सोयाबीन या कॉर्न की बात है, कॉर्न ले सकता है हिंदुस्तान, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे पुराने तजुर्बा काफी बुरा रहा है। चाहे व्हीट की बात करिए या वो बैंगन, एक ब्रिंजल का ये होता है, उसकी बात करिए, या सॉरी कॉटन सीड की बात करिए, इसमें हिंदुस्तान के फार्मर की जो इंटरेस्ट है उसके पूरा खिलाफ हो जाता है। और इसका एक बुनियादी चीज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जब लाते हैं, वो सीड एक बार आप बोने के बाद आप दोबारा सीड खरीदना पड़ेगा आपको इन्हीं मार्केट से। तो हमारा जैसा है, हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट के दौरान अच्छे सीड का क्वालिटी, उसको अलग से हार्वेस्ट करके उससे सीड हम छांट के पैदा करके रखते हैं, बचा के रखते हैं अगले सीजन के लिए। लेकिन डिपेंडेंसी वो बढ़ाएंगे। अमेरिकन कल्चर क्या है एग्रीकल्चर में, कि हिंदुस्तान का डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ऐसा आप कर दो ताकि बार बार सीड के जरिए से भी उनको हम डॉलर देते रहें। ये इनका एक बड़ा अंदरूनी खबर है। और जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तीसरा पॉइंट यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान का बहुत कुछ हो रहा है अभी हरकत। शायद पता होगा हमारे दर्शकों को कि पाकिस्तान आज के दिन में उनका कॉन्स्टिट्यूशन 27th अमेंडमेंट करने जा रहा है। 27th अमेंडमेंट न किस लिए, उसका आर्टिकल 243 है। उस अमेंडमेंट, उसके हैसियत से कि अमेंडमेंट का जो मेन चीज है वो फील्ड मार्शल रैंक जो मुनीर है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडॉप्ट करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ यहीं पे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये 53-54 में जब बन गया था, उसके बाद कू हुआ था। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू बोलते हैं क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिए थे, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको उन्होंने टेक ओवर करने के लिए इनकार कर दिया था। उसके बाद 1958 फिर लगातार जो मिलिट्री कू हुआ, होने के बाद 2011 और 12 में एक कोई अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है। पाकिस्तान में डीप स्टेट के साथ ताल्लुक रखता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इनबिल्ट ऐसा कैविएट रखे थे
कि आर्मी को या आर्म फोर्सेस को जब भी मर्जी चाहिए आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं या मिलिट्री को कर सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न प्रेशर की वजह से, पर्टिकुलरली अमेरिका के प्रेशर की वजह से, वो क्लॉज जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफिकेशन का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को हटा दिया गया है कि अगर आप अगर अमेरिकन आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या एडीबी का लोन लेना चाहते हैं आपके देश की प्रगति के लिए, तो आपको ये जो मिलिट्री कू को बंद करना पड़ेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रखा है, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1973 को बना था, बांग्लादेश लिबरेशन होने के बाद। मैं ये जानबूझ के इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे कि ओपनिंग रिमार्क जो प्रीएम्बल होता है हमारा, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग बीन सोलेमनली रिजॉल्व सोच आगे की तरफ वो जाता है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाषा है वो है कि अल्लाह का जो रिट है, दे विल एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिट ऑफ अल्लाह ऑन द एंटायर फेस ऑफ द प्लैनेट, ना ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये भी एक डेमोक्रेसी का फॉर्म है, एक रिपब्लिक है। लोगों का जो चाहत है, एस्पिरेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, स्कूल, कॉलेजेस, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, हेल्थ केयर, पानी, बिजली, रोड, ये इनकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन प्राइमरी इशू क्या है, वो आर्टिकल 2 अगर पढ़ेंगे उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्लियरली कि अल्लाह का जो रिट है ये पूरा प्लानिट के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में उनका एफर्ट चैनलाइज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए, ना कि मुनीर को इंक्लूड करना है। मुनीर आ रहे हैं, जरूर आएंगे, इसको अमेंडमेंट पक्का होगा, इसमें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी दबाव एक आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जो सिविल गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा उसको मजबूत कराना चाहता है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है। मजबूत कराने का तरीका जो है अभी देखते हैं आने वाले समय में कैसा वो शरीफ वाला गवर्नमेंट को मजबूत करते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है बल्कि सिलेक्टेड है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीडर है, अभी भी जेल में वो तड़प रहा है, इमरान खान। क्या उसको वापस लाएंगे? मेरा आंसर है ना। तो क्या इसी को शरीफ को ही आगे बढ़ाएंगे? आंसर इज यस। और साथ ही ये भी कह देना चाहता हूं चाइना का भी हाथ है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। चाइना चाहता है कि इनका जो फौजी जो हाथ और जो कमांड कंट्रोल है इसकी और ताकत उनका बढ़ना चाहिए, सिविल गवर्नेंस को कम करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि सिविल गवर्नेंस का जो इफेक्टिवनेस, असरदायक जो उनका जोड़ है ये और मजबूत होना चाहिए। तो दोनों के बीच में टक्कर होने वाला है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी चलती रहेगी जैसे पहले कोई सालों से चलते आ रहा था। अमेरिका ने सबसे बड़ा भूल किया है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद 1991 में उन्होंने ईस्ट एशिया, साउथ एशिया को छोड़ के मिडिल ईस्ट में आ गए थे। 2019 को दिसंबर के महीने में उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया था शेल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड, और वो जो डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर था ऑयल और गैस के लिए, तो उनका पूरा बदलाव हो जाता है। वो एक्सपोर्ट करने लगते हैं तेल, जिसके वजह से वेस्ट एशिया से वो अबैंडन करके उन्होंने फोर्स लेवल को रिड्यूस कर दिया था। लेकिन उस मिस्टेक के बाद उनके देश के जो निवासी हैं सब पूछने लगे कि आप दूसरे देशों की लड़ाई कर रहे हो, बॉडी बैग्स लेके आ रहे हो हमारे देश के अंदर, क्यों कर रहे हो? हमारा देश जल रहा है, हमारा डेट बढ़ती जा रही है। 2005 को उनका डेट था $5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और 2025 को उनका हो गया है $37 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और यूएस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक साल में $6 ट्रिलियन की जरूरत है। उनका रेवेन्यू जनरेशन होता है $4 ट्रिलियन। अगर मिला देते हैं डेट और ये, कम से कम $3 ट्रिलियन की अभाव आज के दिन में पड़ रहा है उनके देश को चलाने के लिए। आप बाकी तो आप सबको पता होगा कैसे गवर्नमेंट शटडाउन 30 दिन से ज्यादा 36 दिन हो गया है। पहली बार इस किस्म की शटडाउन हो रहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में लड़ाई काफी जोरदार हो रहा है। इसी के बैकग्राउंड के साथ बाकी आपको सब मालूम है किस तरह वो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसका मैसेजिंग कुछ और है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, मुनीर को अपना गोद में बिठाने का इरादा यह है कि कोई विद्रोही, सॉरी, कोई जो जिहादी है पाकिस्तान का सॉइल से कोई ऐसा ना हो, ना कोई मिसाइल ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वो यूएसए को टारगेट बनाते हुए फायर कर दे। इसी की रोकथाम और इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये मुनीर को लेके बिठा रखे हैं, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेंडमेंट एक
एक सिविलियन गवर्नेंस को शक्तिशाली बनाया जाए, ना कि एक फौज को। ये मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आई एम वेरी करेक्ट। आई हैव बीन जॉइनिंग द डॉट्स। दैट्स ऑल गायत्री, बैक टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजेदार डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान से भाग रहे हैं, बांग्लादेश आ रहे हैं, तो क्या अननोन गनमैन को पर थोड़ी ना लगाने, वो भी इंसान ही है। तो जैसे ये आ रहे हैं वैसे वो भी आएंगे। आई एम श्योर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सुनने में भी आ जाएंगी, या हो सकता है ऑलरेडी हो रही हो पर वो ज्यादा पब्लिक या मीडिया में नहीं आ रही हो। सो वेलकम टू बांग्लादेश द अननोन गनमैन, क्योंकि जहां जहां टेररिस्ट, जहां जहां लश्कर तैयबा, जमात उद दावा या फिर जैश ए मोहम्मद, वहां वहां अननोन गनमैन। मैं तो उनकी वेट कर रही हूँ। हाफिज सईद किसी को भी कहीं पे भी भेज दें, कहीं पे भी किसी भी बिल में छुपा दें, निकाल कर तो ले ही आएंगे ये जवाज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।